आपने बिहार का लिट्टी चोखा खाया होगा। मिथिलांचल में प्रमुखता से खाए जाने वाले दही चूड़ा भी आप खाए होंगे और सिलाव के खाजा का स्वाद भी आपने चखा होगा। लेकिन इन व्यंजन के पीछे क्या इतिहास है, इस व्यंजन का क्या संस्कृति है, अब आप ये जानेंगे। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान के पुस्तक मेले में बिहार के व्यंजन, संस्कृति और इतिहास पुस्तक का लोकार्पण किया गया और इस पुस्तक को लिखने वाले रविशंकर उपाध्याय हमारे साथ हैं। कहाँ से ये ख्याल आया कि आपने व्यंजन के ऊपर एक किताब लिखी? शुक्रिया आपका। पहले तो बिहार के व्यंजनों को लेकर के एक स्टेरियोटाइप है कि कुछ एक व्यंजन ही हमारे पूरे देश भर में प्रसिद्ध हैं। हमारी एक छोटी सी कोशिश है कि सभी व्यंजनों के इतिहास और उसकी जो संस्कृति है, चाहे वो लोक संस्कृति हो, चाहे वो सामाजिक तौर पे कोई संस्कृति स्थापित हुई हो, या फिर आप समझिए कि परंपराएं कोई चली आ रही हो हमारे व्यंजनों को लेकर के, हमने उसको इसमें समेटने की छोटी सी एक कोशिश की है। उम्मीद है लोगों को ये किताब उनकी जानकारी को बढ़ाएगी। जब वो जानेंगे कि जब राम जी की बारात आई अवध से मिथिला में, तो उनको कौन कौन से व्यंजन परोसे गए। हमारे यहाँ की जो आरा भोजपुर की हाथी कान पूड़ी है, बताइए कितने लंबे समय से वो भटूरा आज हमको देखने को मिलता है और कितने लंबे समय से वो हमारी लोक संस्कृति में बसा हुआ है। आप देखिए कि खाजा की कितनी परतें हैं और उसकी कितनी विशेषताएं हैं। आप देखिए कि लाई हमारा जो है वो कितना बेहतर उसका स्वाद है। आप देखिए कि मिथिला में मिथिलांचल का वो जो उनकी जो थाली होती है वो कितनी भरी हुई होती है और कितनी समृद्ध परंपरा रही है। आप अंग जाइए, आप शाहाबाद के इलाके में जाइए, खुरमा, बताइए खुरमे के स्वाद को लेकर के कोई उसकी तुलना है क्या? तो हमारी किताब में आप इन्हीं सब व्यंजनों की खासियत और उसके ऐतिहासिक संदर्भ और संस्कृति को पढ़ पाएंगे। कहा जाता है कि बिहार में कोसों कोस पे भाषाएं बदल जाती है, व्यंजन बदल जाते हैं, तो इस पूरे व्यंजन को एकत्रित करना और एक किताब में लाना, उतारना कितना चुनौती भरा ये कार्य रहा? थोड़ा सा मुश्किल तो रहता ही। अब जब शोध पर कार्य करते हैं तो उन जगहों पे जाना पड़ता है, कारीगरों से बात करनी पड़ती है, बुद्धिजीवियों से तथ्य को क्रॉस चेक करना पड़ता है, पत्रकारों से समन्वय बिठाना पड़ता है कि भाई वो जो तथ्य है, जो कहानियाँ चली आ रही है उसमें कितनी सच्चाई है। तो इन सब में थोड़ा सा समय लगा है और 3 से 4 साल से अध्ययन ये जारी था विश्वजीत, और आज वो पुस्तक के रूप में लोगों के सामने आया है। मैं चाहूँगा कि लोग उस पुस्तक को पढ़ें और उसमें कहीं कोई उसकी समालोचनाएं भी करें और कुछ और व्यंजन को वो बताएं मुझे, तो हम उसको अपने संशोधित और परिवर्तित संस्करण में शामिल भी करेंगे। कितने व्यंजन को आपने इस पुस्तक में उतारा है? देखिए, हमने 50+ व्यंजनों को इसमें जगह दी है और लोगों को जो दिखेगा पूरे बिहार के जो प्रसिद्ध जो व्यंजन है वो इसमें दिखाई देंगे। ऑफ द बीट जाकर आपने शीर्षक का चुनाव किया है। लोग खासकर शिक्षा में, राजनीति में, इतिहास में के ऊपर किताबें लिखते हैं, आप व्यंजन के ऊपर लिखें, कुछ खासा ख्याल, एक चुनौती भरा कार्य रहा ये? हाँ, थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण तो रहता ही है। बतौर जो जर्नलिस्ट कुछ भी मिस हो जाए तो वो उस मतलब क्षेत्र के लोग बुरा मान जाएंगे। हाँ, ये तो खतरा रहता है। लेकिन मेरे लिए एक प्रिविलेज यह रहा कि मैं प्रिंट मीडिया में मैंने लंबे समय तक काम किया है। तो जब मैं वहाँ पे काम कर रहा था तो एक अखबार के लिए मैंने लंबे समय तक बिहार के व्यंजनों को लेकर के स्टोरी की थी। तो वो हमारे है कि अब प्यूरिफिकेशन हो करके अब वो किताब के रूप में आई है। जितनी जो बातें थे, तथ्य थे, उन सभी को क्रॉस चेक करते हुए हमने ये लाया है। उम्मीद है लोगों को पसंद आएगी। कहाँ ये पुस्तक आपकी मिलेगी, क्या मूल्य है इस पुस्तक की? देखिए, पटना में पटना पुस्तक मेला जो भी चल रहा है, तो प्रभात प्रकाशन के पास वो हमारा स्टॉल है, वहाँ पे आप किताबें खरीद सकते हैं। हमारे प्रकाशक ई समाद जो प्रकाशन है उसकी वेबसाइट पे भी ये उपलब्ध है। इसके अलावा जितनी भी लीडिंग शॉपिंग वेबसाइट हैं वहाँ से भी ये किताब लोग खरीद सकते हैं। तो आपने सुना रविशंकर उपाध्याय को, जो बता रहे थे कि बिहार का व्यंजन की प्रमुखता क्या है, इसका इतिहास क्या है, इसकी संस्कृति क्या है, और इन तमाम चीज़ों को जिन्होंने अपनी किताब बिहार के व्यंजन, संस्कृति और इतिहास में उतारा है। और इस किताब से आप जान पाएंगे बिहार के उन तमाम व्यंजनों के इतिहास के बारे में। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। जुड़े रहें फर्स्ट बिहार के साथ। मैं था आपके साथ विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना।